हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके 12th एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधे 5 नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो बच्चों, आज की क्लास, आज की सेशन आपके लिए शानदार होने वाली है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण यानी थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। बट इसको समझने से पहले बच्चा आपको समझना होगा प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। तो बच्चों, अगर हम लोग समझ गए कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के व्यक्तिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण यानी थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ लाइट। और बच्चा ये सीधे पूछ लेता है 5 नंबर में। तो चलो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको ले चलते हैं पहले प्रकाश के व्यक्तिकरण टॉपिक पर। तो बच्चा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके पीछे आ गया प्रकाश का व्यक्तिकरण। अब बच्चा, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते किसको। तो सबसे पहले दो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा बच्चा। व्यक्तिकरण होने के लिए आपके पास कम से कम 2 तरंगे होनी चाहिए। कितनी तरंगे होनी चाहिए बच्चों? तो कम से कम 2 तरंगे होनी चाहिए, और दोनों की आवृत्ति जो है वह समान होनी चाहिए। इतना बात जरूर याद रखिएगा कि तरंगे 2 होनी चाहिए और उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो बच्चों, अब सुनो, प्रकाश का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं। यदि समान आवृत्ति के यदि समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे यदि समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती है, एक साथ प्रोपगेट करती है, एक साथ चलती है, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर। अब अगर बच्चा आप कहोगे कि सर तरंगों का अध्यारोपण क्या है, तो बच्चा इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हम तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत वहां पे सिखाए। तो बच्चों, अगर तरंगों का अध्यारोपण समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। यदि समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती है, एक साथ चलती है, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक, तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम या शून्य भी हो जाती है। मतलब बच्चा, अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है, यानी कहीं कम, फिर धीरे धीरे ज्यादा, फिर ज्यादा से धीरे धीरे कम, यानी प्रकाश ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बच्चा, इसी को हम लोग प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो चलो यहाँ डिफिनेशन बच्चों देख लो, प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है। हमने बच्चा बोला यहाँ पे कि यदि समान आवृत्ति की यदि समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे यदि समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होता है, तो तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम या शून्य हो जाती है। किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे छूट गया, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता बहुत, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा इसको हटा के हम शिफ्ट कर देते हैं। प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक, तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। ठीक है बच्चा। कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बहुत अधिक प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक, तो किसी बिंदु पर तो किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर तीव्रता तो किसी बिंदु पर तीव्रता तो किसी बिंदु पर तीव्रता तो किसी बिंदु पर तीव्रता कम या शून्य हो जाती है। तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पूर्ण वितरण की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। बच्चों, जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ज्यादा होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है, उस बिंदु पर व्यक्तिकरण को समपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं।
जिस बिंदु पर तीव्रता अधिक होती है उस बिंदु पर व्यक्तिकरण को संपोषी या रचनात्मक व्यक्तिकरण कहते हैं बच्चा। और जिस बिंदु पर तीव्रता कम या शून्य होती है वहां पर हम लोग व्यक्तिकरण को विनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। तो बच्चों इतनी बातें तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब बच्चा यहां शुरू कर रहे हैं हम। अब यहां पे हम शुरू करेंगे बच्चा, यहां पे शुरू कर रहे हैं व्यक्तिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण। क्या शुरू करने वाले बच्चों? व्यक्तिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण या प्रकाश के व्यक्तिकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण। मतलब बच्चा आप थ्योरेटिकल अप्रोच लेते हैं यहां पे, और इसके लिए सबसे पहले कुछ एजम्पशन लेंगे बच्चा। पाना की पाना की पाना की समान आवृत्ति की, पाना की समान आवृत्ति की, बच्चों समान आवृत्ति की, पाना की समान आवृत्ति के, पाना की समान आवृत्ति के तो सरल आवर्त, तो सरल आवर्त, तो सरल आवर्त तरंगे, तो सरल आवर्त तरंगे। अच्छा, सरल आवर्त तरंगे कुछ इस तरह से चलती है जैसे साइन का ग्राफ चलता है, ठीक है। समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति के जो सरल आवर्त तरंगे, आवर्त तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है। तो बच्चा हमने दो तरंगों को मान लिया और दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। अब बच्चा जो तरंग होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसे मान लो ऐसे है, तो बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं आयाम, इसको बोलते हैं आयाम। तो अगर आयाम ए हो और बच्चा इसकी विस्थापन को हम लोग लिखते हैं y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये आपका आयाम हो जाता है। और ये बच्चा कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। तो हमने कहा माना कि समान आवृत्ति की तो सरल आवर्त तरंगे एक ही दिशा में गतिशील है, ठीक है। दोनों तरंगों का आयाम, दोनों तरंगों का आयाम, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों तरंगों का आयाम, दोनों तरंगों का आयाम, दोनों तरंगों का आयाम क्रमशः, दोनों तरंगों का आयाम क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। दोनों तरंगों का जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया। कि दो तरंगे हैं तो एक के आयाम को हमने ए मान लिया, दूसरे के आयाम को बच्चा हमने बी मान लिया, ठीक है। अब टी समय पे, यदि टी समय पर, यदि छोटा टी बच्चा यहां लिख रहे हैं, यदि टी समय पर, यदि टी समय पर तरंगों का, यदि टी समय पर तरंगों का विस्थापन क्रमशः, यदि टी समय पर तरंगों का विस्थापन क्रमशः, विस्थापन क्रमशः, एक को बच्चा मान लेते हैं विस्थापन y1 है और एक का y2 मान लेते हैं। विस्थापन क्रमशः y1 और y2 है, y2 है तथा इनके बीच की, तथा इनके बीच की, तथा इनके बीच की कलांतर, तथा इनके बीच की कलांतर, कलांतर बच्चा दो स्थितियों के बीच का कोण होता है, तथा इनके बीच की कलांतर, कलांतर आई है, तथा इनके बीच का कलांतर क्या है बच्चा? आई है। कलांतर का मतलब होता है बच्चा दो स्थितियों के बीच का कोण। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने माना है कि समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त तरंगे बच्चा एक ही दिशा में गतिशील है। दोनों तरंगों का आयाम क्रमशः ए और बी है। बच्चा टी समय पर तरंगों का विस्थापन क्रमशः y1 और y2 है
और इनके बीच की कलांतर पाई है। इतना बच्चा मान लिए। मतलब हमने बच्चा कितने तरंग मान लिए? 2। घबराना नहीं है बच्चा, प्रेशर नहीं लेना, बड़े आराम से सुनना और समझना है। तो हमने कितने तरंग मान लिए बच्चा? 2 तरंग मान लिए। कितने तरंग मान लिए? 2 तरंग मान लिए। एक का आयाम क्या मान लिए? ए। दूसरे का आयाम क्या मान लिए? बी। एक की विस्थापन मान लिया y1, दूसरे के विस्थापन मान लिया y2। और बच्चा इनके बीच की जो कलांतर है, दो स्थितियों के बीच का जो कोण है, उसको हमने फाई मान लिया। अब बच्चा दोनों के लिए एक बार हम लोग विस्थापन लिखेंगे, ठीक है बच्चा। अब बच्चा यहां पे हो जाएगा, एक तरंग के विस्थापन तो y1 है, तो बच्चा y1 बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। और बच्चा दूसरे का विस्थापन हो जाएगा y2 बराबर b साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चा दोनों के बीच में कलांतर है, तो यहां पे आपको एक को आगे पीछे करना पड़ेगा, तो एक के कोण में हमने यहाँ पे फाई लिख दिया, ठीक है बच्चा। अब यहां पे क्या करेंगे, एक को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और एक को मान लेंगे बच्चा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 2 इक्वेशन ले लिए, एक को बच्चा हम इक्वेशन 1 मान लिए और दूसरे को इक्वेशन बी मान लिए। क्या बच्चा, एक को हमने फर्स्ट मान लिया और दूसरे को सेकंड मान लिया। अब बच्चा क्या है कि ये आध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, तो आध्यारोपण में तो दोनों को जोड़ देंगे। तो बच्चा जब ये ही दोनों को जोड़ेंगे, अब देखो आध्यारोपण सिद्धांत से तरंगों के, यहां पे बच्चा ध्यान देंगे, तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत से, तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत से, तरंगों के आध्यारोपण, तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत से, तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत, तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत से। तो बच्चा तरंगों के आध्यारोपण सिद्धांत से हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। अब आप कहोगे सर यहाँ वेक्टर होगा, तो बच्चों अगर वेक्टर हम कर भी दे कि परिणामी विस्थापन दोनों के विस्थापन के जोड़ के बराबर होगा, तो बच्चों थीटा तो इनके बीच का 0 होगा। अब आप कहोगे सर थीटा, आप कहोगे सर थीटा 0 कैसे होगा? तो बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है कि माना कि समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त तरंगे एक ही दिशा में गतिशील है। तो बच्चा जब एक ही दिशा में रहेगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान 0। जब दो सदिश बच्चा एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है बच्चा। तो y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और बच्चा थीटा का मान कितना कर दिए? अब इसी को बच्चा हम लिख सकते हैं y बराबर, तो y बराबर बच्चों हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो y बराबर बच्चा आ गया y1 प्लस y2। अब यहाँ वैल्यू रख लो y बराबर, तो बच्चा y1 का मान कितना है? तो y1 का मान तो है बच्चा a साइन ओमेगा, और बच्चा y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है b साइन ओमेगा टी प्लस आई। बच्चा ये इसकी वैल्यू है। अब बच्चा इसको आराम से बड़े प्यार से हम लोगों को तोड़ना होगा। y बराबर, ये बच्चा y1 का मान हो गया a साइन ओमेगा टी, और बच्चा ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसको तोड़ोगे कैसे बच्चा? तोड़ोगे ऐसे, y बराबर, इसको बच्चा आप जेव के त्यों लिख दो a साइन ओमेगा। अब बच्चा ये हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा बच्चा b। अब इसको कर देते हैं b, क्या कर देते हैं बच्चा? इसको कर देते हैं b। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा, जाएगा यहाँ पे बच्चा ये हो गया, इतना हो गया। अब आप कहोगे सर इसको, तो बच्चा ये एक फॉर्मूला पे है, देखो अगर b को छोड़ दे बच्चा तो ये साइन, अब ब्रैकेट a प्लस बी के फॉर्मूला पे बच्चा, ये किस फॉर्मूला पे है? साइन a प्लस बी, जिसकी बच्चा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मान लो बच्चा कहीं ये लिखा रहे साइन a प्लस बी, अगर बच्चा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बच्चा ये फॉर्मूला होता साइन ए प्लस बी का। अब कहोगे सर इस फॉर्मूले को क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ साइन अगर बी को छोड़ दे तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव उसी पैटर्न पे तो है,
उसी फॉर्मूले पे है बच्चा, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इसको बच्चा हम लोग तोड़ लेते हैं। तो प्लस बी, बी को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट। अब इसके बदला में हो जाएगा बच्चा साइन ए की जगह क्या बच्चा ओमेगा टी, इंटू बच्चा हो जाएगा कॉस पी, पी के जगह क्या होगा बच्चा फाई। अच्छा सर, यहां तक तो सर हम लोग समझ गए, आप लिखे तो। अब बच्चा प्लस फिर करना होगा, अब इसी में फिर प्लस करना होगा बच्चा, प्लस यहाँ पे कर दिए प्लस। अब क्या करोगे, अब हो जाएगा बच्चा कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा बच्चा कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा बच्चा कॉस ओमेगा, और इंटू बच्चा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, तो इंटू में चला जाएगा बच्चा साइन, हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ध्यान देगा, यहाँ पे हो गया बच्चा क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ हो जाएगा बच्चा साइन आई। ये बच्चा ऐसे हो। बोलो बच्चों इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब बच्चा हम लोग पेज को पलट लेते हैं, अब बच्चा पेज को पलटते हैं और इसमें कॉमन कर लेते हैं हम ए, पहले इसको एक लाइन और एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं बच्चा। अब हो जाएगा यहाँ पे y बराबर बच्चा रिजल्ट हो गया y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब बच्चा उसमें जब दोनों में b कॉमन गुना करोगे जाएगा b साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, बच्चा ऐसे हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा प्लस b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। बच्चा कुछ इस तरह की कहानी बन जाएगी। आपको कैसे सर, कुछ नहीं किया बच्चा, हमने सिर्फ b को मल्टीप्लाई कर दिया, b को बच्चा हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ध्यान देके देखो, यहाँ पे बच्चा हमने सिर्फ देखो ये b दोनों में है, ये बच्चा जो ये वाला जो b है ये तो दोनों में है, तो यहाँ b साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, फिर इसी b को इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों टर्म में b मल्टीप्लाई है, तो और कुछ नहीं किए बच्चा, यही बस किए। अब इसमें कॉमन कर लो y बराबर, मेरे प्यारे रसगुल्लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉमन करोगे यहाँ निकल जाएगा साइन ओमेगा टी, जो बच्चा साइन ओमेगा टी कॉमन करोगे यहाँ बच गया a, अब प्लस हो गया बच्चा b कॉस फाई, यहाँ बच्चा ध्यान देना ये आ गया कॉस फाई। देखो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन कर लिया, मैथ का तो आप लोग धुरंधर है, मेरे बिहार के बच्चे, मेरे बिहार के मैथ में तो शेर होते हैं, मेरे बिहारी बच्चे मैथ का शेर होते हैं। तो बच्चा यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन ए, और बच्चा यहाँ साइन ओमेगा टी कॉमन, तो बी कॉस फाई बच गया। अब बच्चा इसमें तुम कॉमन कर लो सिर्फ कॉस ओमेगा टी को, तो भी बच्चा आपने कॉस ओमेगा टी को कॉमन किया, यहाँ बच गया बी साइन फाई, क्या बच गया बच्चों बी साइन फाई, क्या बच गया बच्चा बी साइन फाई। अब इसमें क्या है कि कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कुछ एजम्पशन। तो अब तक देख लो बच्चा इक्वेशन हम 1 2 मान चुके हैं, इसको बच्चा हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लिया बच्चा। अब क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, पाना की मान लेते हैं बच्चा, पहले हम ये मान लेते हैं a प्लस बी कॉस फाई, बच्चा इसको हम मान लेते हैं, देखो जिसमें कॉस है ना तो कॉस थीटा मानना, बच्चा इसको मान लेते हैं आर कॉस थीटा, को मान लिए बच्चा, इसको मान लिए इस टर्म को, कि अब परिणामी निकल रहा है y बच्चा, ये परिणामी तरंग है, इसकी विस्थापन है, हमने इस कॉस वाले को कॉस के फॉर्म में मानना है। और बच्चा यहाँ पे तथा जो b साइन फाई है, अच्छा जो b साइन फाई है इसको आपको मान लेना है साइन थीटा के फॉर्म में, r साइन थीटा है। तो बच्चों ये हमने मान लिया, बोलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको बच्चा हमने क्या कर लिया मान लिया। अब इस वाले वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले वैल्यू को समीकरण 3 में रख देना है, तभी आप समीकरण 3 को पुनः याद करोगे, फिर उसके पास जाओगे, कहेगा कि आप इसके वैल्यू को रखो चुपचाप, चुपचाप इसके वैल्यू को इसमें रख लेना है। ये हमने एजम्पशन लिया है, ये बच्चा हमने माना है, क्योंकि ये तरंग है तो वापस इसको 2 तरंगों को मिलाए हैं तो रिजल्ट फिर तरंग लाना है,
तो बच्चा उसी के लिए हमने इसको मान के समीकरण को छोटा कर रहे हैं। तो अब मेरे बच्चों यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा y बराबर साइन ओमेगा टी, तो पहले से था, और इसके जगह पे बच्चा मान लेते हैं इनटू आर कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों हमने क्या मान लिया, आर कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा बच्चा कॉस ओमेगा टी, और इसके बदले में बच्चा हो जाएगा आर साइन थीटा। अब आप कहोगे कि हाँ सर, अब तो लग रहा है कि एक फॉर्मूला पे जाएगा। बच्चों आप आर को कॉमन कर लो, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आर को कॉमन करके देखो ना क्या होगा, आर कॉमन कर लिए, अब बच्चा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इंटू बच्चा हो गया कॉस थीटा। अब इसमें से आर कॉमन है, यहां भी आर कॉमन है, बच्चा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इंटू हो गया साइन थीटा। अब बच्चा एक और फिर से वही फॉर्मूला आ गई, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो वही फॉर्मूला हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो बच्चा इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर आर साइन, और फिर a प्लस बी का फॉर्मूला ओमेगा टी प्लस टी। अब बच्चा इस रिजल्ट को, इस समीकरण को अगर ध्यान से देखा जाए, और मान लो बच्चा इसको अगर हम समीकरण 4 मान लिए, तो बच्चा ये जो मेरा समीकरण 4 है, ये बच्चा जो मेरा समीकरण 4 है, ऐसे मान लो बच्चों इसको मान लेते हैं समीकरण ए, आगे काम पड़ेगा, इसको बच्चा मान लेते हैं समीकरण बी। तो बच्चा यहाँ पे अगर 4 को अगर हम कंपेयर करें तो ये किसके जैसा है, बच्चा ये समीकरण 4 किसकी तरह है, तो बच्चा इसको ध्यान से देखोगे ना, ये ध्यान से देखोगे बच्चा, ये समीकरण 1 और 2 की तरह है। देखो ना, ये इसी की तरह है ना बच्चा, ये समीकरण 1 और 2 की तरह है। कहोगे ए सर 1 के जैसा कैसा है, तो बच्चा ओमेगा टी प्लस 0 लिख सकते हो ना, हाँ सर ये तो लिख सकते, तो बच्चा उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है। तो इससे पता चल रहा है कि जो परिणामी मिलेगा वो भी एक तरह का तरंग होगा। तो समीकरण यहां लिख देंगे बच्चा, अतः समीकरण, अतः से अच्छा होगा बच्चा, यहां पे लिखे हम लोग चुके, क्या लिखते बच्चा कि समीकरण, कि समीकरण 4, कि समीकरण 4 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 के, समीकरण 1 और 2 के, समीकरण 1 और 2 के समान है, 1 और 2 के समान है। अतः अतः समीकरण 1 और 2 के समान है, अतः अतः समीकरण, अतः अतः परिणामी तरंग, अतः परिणामी तरंग, अतः परिणामी तरंग भी सरल सरल आवर्त, सरल आवर्त तरंग होगा, सरल आवर्त तरंग होगा, का का आयाम, का आयाम क्या है बच्चा, सरल आवर्त तरंग होगा, लेकिन उसकी आयाम क्या है, का आयाम आर है, और इसका आयाम कितना बच्चा, तो इतना ही बच्चों लिखने के लिए आता है। और ये बच्चा 5 नंबर का सवाल होता है। आप कहोगे सर कैसे पूछता है, तो ऐसे पूछ लेता है कि तरंगों के या प्रकाश के व्यक्तीकरण से क्या समझते हैं, इसका सैद्धांतिक विश्लेषण की व्याख्या या सैद्धांतिक विश्लेषण करें। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो परिणामी आयाम क्या बच्चा, आर है। अब इस आयाम का मान अगर कह दिया 2 नंबर में कि परिणामी आयाम का मान निकालिए, तो बच्चा यहाँ समीकरण ए है, यहाँ समीकरण बी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और चीज बता दे रहे हैं बच्चों, अगर मान लो आपको निकालना होता परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, अगर बच्चों परिणामी तरंग का आयाम आपको बताना है, अगर परिणामी तरंग का आयाम बताना है बच्चा, अगर परिणामी तरंग का आयाम बताना है बच्चा, तो आपको याद होगा, तो सर कैसे याद रखते हैं। देखो बच्चा तुमको हम याद दिखा देते हैं, a प्लस बी, हमको तो याद ही बच्चा, लेकिन तुम दिखा देते हैं। देखो a प्लस बी कॉस फाइव को आर कॉस थीटा माने, बी साइन फाइव को आर साइन थीटा माने, बच्चा ये तो दिख गया। अब यहाँ
यहाँ पे देखोगे बच्चा, ए प्लस बी कॉस फाइव, बच्चों इसको हमने माना था आर कॉस थीटा। और इसके विपरीत अगर बच्चा बोले, सॉरी विपरीत नहीं, एक और समीकरण, वहां हमने मान रखा था बी साइन फाइव, और फिर बच्चा इसको हमने लिखा था आर साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना बच्चा, इसको हमने माना था इक्वेशन नंबर ए, और इसको माना था इक्वेशन। अब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, आर का मान निकल जाता है। दोनों को वर्ग करके बस बच्चा जोड़ देना है। समीकरण समीकरण ए और बी को, समीकरण ए और बी को वर्ग करके, समीकरण ए और बी को वर्ग करके, समीकरण ए और बी को वर्ग करके जोड़ने पर बच्चा इसको बस जोड़ दो और कहानी आ जाएगी। अच्छा सर इतना आसान है क्या? बच्चा खाली जोड़ के देखो ना, देखो इसको जोड़ो, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस फाइव। अब बच्चा इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है सर, और बच्चा इसका भी स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। और इधर भी जोड़ लो बच्चा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा बच्चा। अब आप कहोगे सर एक तो आपने जोड़ा ही नहीं, उसको बच्चा जोड़ देते हैं, हम को भी जोड़ देते हैं। टेंशन मत, टेंशन लेना नहीं है बच्चा, टेंशन देना है किसी को। अब ये जोड़ लो बच्चा, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि बच्चा कितना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। अब इसको तोड़ दो, ठीक है सर तोड़ लीजिए। तो बच्चा इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा जी, इसको तोड़ोगे तो आएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। बच्चा किस फॉर्म पे है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको तोड़ोगे बच्चा तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, ठीक है सर। अब प्लस टू ए बी, तो टू ए बी के जगह बच्चा आ जाएगा टू ए, बी के जगह पूरा बी कॉस फाइव। ये जो टर्म लिखे बच्चा, ये तो हम सिर्फ इसके बारे में लिखे। अब इसको जोड़ना है बच्चा, यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, है ना, ठीक है। अब बच्चा ऊपर देखो आर स्क्वायर कॉमन कर लो, फिर आर स्क्वायर कॉमन करोगे बच्चा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें तो सभी को पता है, और बड़े आराम से बच्चा इतनी बातें पता। अब यहां से बच्चा अगर हम आगे चले, ये जेव के त्यों लिख लो ए स्क्वायर, तो जेव के त्यों लिख लो ए स्क्वायर, और बच्चा यहाँ बी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव। और देखो बच्चा एक यहाँ बी स्क्वायर कॉमन होगा और एक बी स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, तो बच्चा इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव। और तब तब बच्चा हो जाएगा टू ए बी प्लस टू ए बी कॉस फाइव, ठीक है बच्चा। और इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर, कि ये वैल्यू तो 1 हो गई, यहां बच्चा हो गया आर स्क्वायर। एक बार फिर से समझा देते हैं, ए स्क्वायर जे कहते हो बच्चा, इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, हमने बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू जे कहते हो, और इसका वैल्यू 1 हो गया, इसलिए आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आ गया, अब कहानी देखो बच्चा, आ गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तब बच्चा यहाँ पे कॉस फाइव। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बोल सकते हो, आर बराबर हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। ये फॉर्मूला हो गया बच्चा, यही रिजल्ट है, यही फॉर्मूला है, यही इसकी कहानी है, ठीक है बच्चों। ये 5 नंबर के लिए आपका काम कर जाए। अब जहां आर क्या है, जहां आर, अब ये 5 नंबर में नहीं आता, ये तो 2 नंबर में पूछ लेता है। आर क्या बच्चा, परिणामी तरंग, परिणामी तरंग का आयाम, ये बच्चा है परिणामी तरंग का आयाम। ए क्या बच्चा, प्रथम तरंग
का आयाम। प्रथम तरंग का आयाम है बच्चा। और बी क्या बच्चा? द्वितीय तरंग, द्वितीय तरंग का आयाम। ये बच्चा द्वितीय तरंग का आयाम। तो इतनी बातें तो बच्चा समझ में आ गया होगा। और ये अब क्लास बच्चा यही था। तो ये बच्चा आज का क्लास था, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और वैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चा आपको ये आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे जाके बच्चा जहां प्रॉब्लम लगे वहां आराम से सुनना। और हमने पूरी मेहनत से बनाया बच्चा इसको, और इस बात का ध्यान रखा है कि आपको आसानी से आराम से समझ आ जाए। और बच्चों जिन ऐप में जो हम आज क्रैश कोर्स जो बच्चा आपका चल रहा है, लाइट जो चैप्टर है वो समाप्त। ठीक है बच्चा, इतना अगर आप कर लेते हो, ये 16-17 जो लेक्चर है लाइट का, तो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पकड़ लोगे आप। और बच्चा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया, और इधर आपने मॉडर्न में न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब बच्चा मुख्य रूप से एटॉमिक स्ट्रक्चर बच गया है, और सेमीकंडक्टर बच गया है। ये दोनों भी धीरे धीरे अब बच्चा चलेगा। और बच्चों थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेहनत करो, कि अब समय जो है एग्जाम के लिए कम है, और इधर न्यू ईयर भी है। तो बच्चा आपके लिए न्यू ईयर आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, या ज्यादा से ज्यादा एक दिन आप समय दे सकते हैं। हम तो कहेंगे वो भी मत देना, क्योंकि न्यू ईयर आपको पिछले साल भी मिलेगा, लेकिन बच्चा पिछले नहीं अगले साल भी मिलेगा। और ये आपकी बोर्ड की जो लड़ाई है वो आपके लिए इसी बार है। और कुछ वीडियो जो है बच्चा रिकॉर्डेड जा रहा है, कि अगर हम लाइव भी करके देखें तो मुश्किल से बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। मतलब 2-3% बच्चे जो है लाइव जुड़ रहे हैं, बाकी सब तो रिकॉर्डेड ही दिख रहे हैं। बच्चों हमने सोचा कि रिकॉर्डेड ही कर देते हैं, जब आप जुड़ ही नहीं रहे तो रिकॉर्डेड। अब क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगा बच्चा, और ये आपकी थोड़ा पढ़ने में सुविधा भी पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये आपकी वजह से हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, कि जब आप नहीं जुड़ते तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, और हमें पता है कि आप रिवीजन में लगे हो, इसलिए हम जब चाहे तब आप नहीं जुड़ सकते हो, और आप अपने अनुसार टाइम को एडजस्ट कर रहे हो, और बचे हुए समय में तो आप देख रहे हो। चलो बहुत अच्छा है बच्चा, जैसे आप प्लान कर सकते हो वैसे करो, बशर्ते रिजल्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।